आपके पसंदीदा चैनल हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। आज आप सुनेंगे प्रवासी साहित्यकार कादम्बरी मेहरा जी की लिखी हुई कहानी चिर पर आई। भारतीय साहित्य का प्रतिष्ठित एवं प्रशंसित नाम है कादम्बरी मेहरा। सामंती परिवेश से मुठभेड़ करती, जीवन के मायने तलाशती और अपनी अस्मिता से रूबरू होती स्त्रियों का अविराम अडिग संघर्ष उनकी कहानियों में मुख्य रूप से परिलक्षित होता है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है उनकी प्रसिद्ध कहानी चिर पर आई। 8वें एवेन्यू से कोच नायग्रा फॉल के लिए रवाना होगी। यात्रियों से निवेदन है कि ठीक 8:30 बजे अपना स्थान ग्रहण कर लें। ब्रोशर में लिखे निर्देशानुसार राजन और मैं समय से पहुंच गए। आगे की ओर 2 अच्छी सी सीटें मिल गईं। टूर की गाइड हमारे सामने वाली सीट पर थी। कमेंट्री सुनने में आसानी रहेगी। 8:30 बज गया पर बस नहीं चली। 2-4 और लोग भी जो शायद लेट थे बस में चढ़े, सॉरी कहते हुए यथास्थान बैठ गए। 8:40 हो गया पर बस नहीं चली। टूर की गाइड तटस्थ बैठी रही। किसी ने भी जिज्ञासा नहीं दिखलाई, ना ही बस चलने का कारण पूछा। 9 बजे राजन ने गाइड से पूछा। उसने हमारी पीछे वाली सीट की ओर इशारा किया और बताया कि कोई टॉयलेट में गया है, आ जाए तो चलते हैं। हमारी पीछे की सीट पर कोई दिखाई नहीं दिया। कुर्सियों की पीठें काफ़ी ऊंची थीं, इस कारण खड़े होकर ही देखा जा सकता था। तभी हमें हिंदी में बात करते देखकर पीछे वाली सवारी ने हमें नमस्ते कहा। हमने भी झाँक कर अपना परिचय दिया। वो एक ठिगनी सी पतली दुबली मराठी स्त्री थी, साड़ी पहने थी। उन्होंने सकचाते हुए बताया कि उनके पति निवृत्त होने गए हैं। सबको देर करवा रहे हैं, क्या करूं? अरे इसमें घबराना है, शर्मिंदा क्या होना? प्राकृतिक नियम शरीर के संग ही लगे रहते हैं। सुबह का समय ठहरा। नहीं बहन जी, अब आपको क्या बतलाऊं, बड़ी गड़बड़ की इन्होंने। घर से बाहर निकलकर क्या बदपरहेजी करनी चाहिए। जहाँ जो मिला जीम लिया, अब बीमार पड़ गए ना। घर से बाहर निकल कर ही भोजन गड़बड़ाता है, आप इतनी व्याकुल ना होइए। वो शायद गुस्से में थी, अपनी झुंझलाहट निकालना चाहती थी। आगे से चुप ना रह सकी, बोली, पर ये कोई बच्चा तो है नहीं, अपनी उम्र का भी तो कोई ख्याल रखना चाहिए। ये उम्र क्या छोले भटूरे खाने की और लस्सी पीने की रह गई है? 70 वर्ष के हो गए। इनकी 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने अमेरिका का टूर लिया है, पर इन्होंने जो दोस्तों ने कहा मान लिया। पत्नी की सुनने का धर्म ही नहीं। कल शाम अपने दोस्त निखिल को इंडिया फ़ोन किया। न्यूयॉर्क में अच्छा भारतीय भोजन कहाँ मिलेगा? यहाँ तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट नज़र नहीं आया। उसी ने बताया कि न्यू जर्सी चले जाओ। सारा न्यूयॉर्क पार्क करके जाने कहाँ कोने कुछड़ में एक सरदार जी का ढाबा बता दिया। ढूंढते ढूंढते जब हम पहुँचे रात का 8 बज गया था। दोस्त का नाम लिया तो उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए। ऐसा करना चाहिए क्या? बिजनेस तो बिजनेस है। बस माले मुफ्त दिले बेरहम। खूब धसक के खा लिया, सब कुछ ट्राई किया। साग पनीर और मक्की की रोटी, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, गुलाब जामुन, दही बड़े, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऊपर से लस्सी पी ली। इतना लालच करो तो पेट कोई हंडिया तो है नहीं। मशीन खराब हो गई, अब भूख तो सुबह से बार बार जा रहे हैं। सुनाते सुनाते उनकी आंखें भर आईं। तभी ड्राइवर ने पास आकर कुछ समझाया तो वो उतर कर नीचे चली गई। करीब 10 मिनट के बाद फिर अपनी जगह आ बैठी। बताया, नई पैंट और जांघिया सूटकेस में से निकाल कर दिया है, सब खराब कर दिया। आप यहाँ हैं तो वो अकेले परेशान हो रहे होंगे। मेरे ख्याल से आप स्वयं जाकर देख लीजिए। नहीं, उनकी भतीजी सुनंदा है ना साथ, वही सब देख रही है। हमें छोड़ने आई थी, 20 साल से यहाँ ही रह रही है, मैनहट्टन में। उसका पति बैंक में है, दोनों नौकरी करते हैं। 2 बच्चे हैं, अब तो कॉलेज जाने वाले हैं। हम उसी के पास ठहरे हैं। कल रात से इनका पेट खराब था, फिर आज यहाँ नहीं आना था। मगर चमड़ी से ज़्यादा दमड़ी प्यारी है। इस टूर का एडवांस पैसा भर चुके थे। रात को सुनंदा के घर कोई दवा भी नहीं निकली। फिर सुबह इतनी जल्दी निकलना था तो कैसे होता। बस में बैठे भी नहीं थे कि फिर से जाना पड़ा। शुक्र है कि अभी कुछ समय बाकी था,
चलती बस में कुछ होता तो? मेरी तो ना मानने की कसम खा रखी है। अच्छा था कि सुनंदा अभी यहीं पर थी, वरना केवल झगड़ा ही होता। आप इतनी परेशान ना हो, हम लोग हैं ना आपके साथ। मेरे पर्स में इमोडियन का पत्ता हमेशा साथ रहता है। अभी आएंगे तो एक गोली खिला दीजिएगा, पेट ठहर जाएगा। पूरा 1 घंटा लगा। उनके पति छोटी कदकाठी के दुबले पतले हाँफते रपटते बस में चढ़े। कमजोरी उनकी नस नस से टपक रही थी। शरीर का आयतन इतना कम होने पर भी कोई आदमी इतना कैसे खा सकता है, देखकर आश्चर्य हुआ। मुश्किल से 8 या 9 स्टोन के रहे होंगे। गाइड स्त्री ने सहारा देकर उन्हें खिड़की की तरफ बैठाया। मैंने गोली निकाल कर उन्हें दी तो उन्होंने बिना पानी के ही सटक ली। पत्नी ने कहा, पानी पी लो, तो उन्होंने मना कर दिया। गाइड स्त्री ने भी कहा कि पेचिश में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का सारा पानी निकल जाता है, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे। बस आखिरकार चल पड़ी। एक गुनगुनाहट सी उठी। समझ लिया कि सबने चैन की सांस ली है। कुछ ने प्रकट में, पर करीब करीब सबने अपने अपने इष्ट देव का मन में स्मरण किया। गाइड ने अपना माइक संभाला। मैंने पानी का गिलास भरा और सीटों की दरार में से पीछे बढ़ा दिया। उन्होंने चुपचाप एक आज्ञाकारी बालक की तरह सारा पानी पी लिया। मेरे चेहरे की दृढ़ता शायद असर कर गई, या वे सचमुच अपनी पत्नी से भाव खाते थे, जो कि सब भारतीय स्त्रियों का सामान्य अनुभव है। आ माई विधाता, अपनों से वैर बेगानों से नाता। लंच के लिए हम एक मोटेल पर रुके। बस से उतरकर उन्होंने राजन से हाथ मिलाया। माई सेल्फ गोकुलदास भावे फ्रॉम बेलगाम, दिस माई वाइफ शांता। राजन ने भी अपना परिचय दिया। फिर पूछा, आपकी तबीयत ठीक है ना? अगर ज़रूरत पड़े तो मैं साथ चलूँ क्या? नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, पर भूख नहीं है बिल्कुल। फिर भी आपको कुछ खा लेना चाहिए, सफ़र अभी लंबा है। चाय और 2 बिस्कुट ही ले लीजिए। बिस्कुट अभी रहने दें, सिर्फ चाय चलेगी। चाय के संग दूसरी गोली भी खाई। उसके बाद दोनों पति पत्नी सोते हुए चले। शाम को पहुंचते ही डिनर खाया सबने। शांता बहन हमारे संग ही हो लीं। कहने लगी कि आपका साथ होगा तो ये बात तो करेंगे ढंग से, वरना फिर कुछ ऊल जलूल बोलेंगे। वो सुनकर चमके। ऊल जलूल क्या? निखिल ने बताया था ना कि यहाँ भी उस सरदार का ढाबा है, मुझे वहीं खाना था, पर तेरी बददुआ से अभी मेरा पेट ही खराब हो गया। मुझे खाते नहीं देख सकती। देखो देखो इनको, कैसे झगड़ने के मूड में रहते हैं हरदम। बेचारी शांता बहन हमारे साथ खाना खाने चली आई। शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता भी क्या, पालक का सूप और टोस्ट ही खा पाई। भोजन के बाद सभी यात्री होटल के बाहर एकत्र हुए। टूर की गाइड हमें शाम की रंगीन रोशनियों में नायग्रा फॉल की सुंदरता दिखाने ले चली। भावे दंपति कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन हम फिर से झरना देखने गए। भावे दंपति भी साथ थे। दर्शकों के लिए बने टेरेस पर लगभग सभी नजर आए, पर मिस्टर भावे नहीं दिखे। अलबत्ता शांता बहन एक और अकेली खड़ी रेलिंग को पकड़कर झरने को निहार रही थीं। मुझे लगा झरने से ज़्यादा वो प्रकृति की महानता से अभिभूत थीं। सूर्य की रोशनी पानी की बूंदों से विकिरण व अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण असंख्यों इंद्रधनुषों की सृष्टि कर रही थी। उनसे जरा नीचे ऊपर से गिरती अनवरत जलधारा के भारी निर्झर से उठे महीन जलकण वातावरण में सतरंगी धुंध बनकर छाए हुए थे, जिनके वैषम्य में स्फटिक के जैसा सफ़ेद फेन नीले पानी पर घुमावदार आकृतियां बनाता प्रवाहित हो रहा था। दृश्य की सुंदरता में डूबी मैं गाइड के निर्देशानुसार सभी स्थानों पर रुक रुक कर झरने की विशालता को आत्मसात करती हुई अपने ही ध्यान में मगन घूमती रही। अपना कोई देशवासी संसार के किसी दूरस्थ स्थान में मिल जाए तो रिश्तेदारों से अधिक आत्मीय लगता है। शांता बहन की पीठ मेरी ओर थी। गहरी लाल साड़ी और ढीले जूड़े में वो सौम्यता की प्रतिमा लग रही थी। मैं लपक कर उनके पास पहुंच ली। मेरी आहट सुनकर उन्होंने झटपट टिश्यू से अपनी आंखें पोंछी और गले में लटकता सुनहरी फ्रेम का चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया, परंतु अपना अवसाद वो छुपा न सकी। मेरे अभिवादन करने पर वो खिल उठी। मैंने उनके पास खड़े होकर राजन से फ़ोटो खींचने को कहा तो वो गदगद हो गई। राजन ने अनायास पूछा, भाई साहब को नहीं लाई? तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ, आपकी गोली ने अच्छा असर किया। आए तो हैं मगर कहीं दुबक कर बैठे हैं, बहुत जिद्दी हैं। अरे यहाँ आकर क्या रूठना, मैंने कहा तो हताश स्वर में बोली। उन्हें नहीं देखना है, इतनी दूर आकर इतना खर्च करके जीवन में एक बार उन्हें ये सब नहीं देखना है। कितना समझाया पर नहीं माने, शायद आपके बुलाने पर आ जाएं। एक यादगार के लिए फ़ोटो तो खिंचवा लेते। शांता बहन एक ठंडी सांस लेकर चुप हो रहीं। राजन हर एंगल से नायग्रा फॉल को कैमरे में कैद करना चाहते थे। मैं देखता हूँ उन्हें, कहकर वो टेरेस पर निकल गए। मैं शांता बहन के पास ही खड़ी रही। वो बोली, आप ही जाइए, यहाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा। बहन आप जी छोटा ना करें, मैं हूँ ना आपके पास। ये पति लोग तो ऐसे ही दिमाग दिखाते रहते हैं। मेरी बात को काट कर वो बोली, नहीं बहन वो ऐसे नहीं थे, हमारी तो लव मैरिज हुई थी। मेरी बहनें जेठानियाँ आदि सब मुझसे ईर्ष्या करती थीं, पर उनका गला भर आया। यादों के अंबार धुआं बनकर उनकी आंखों में छा गए। आंसुओं को पीछे ढकेलती हुई वो आगे बोली, मेरे पति का लंबा चौड़ा परिवार था, 5 भाई 2 बहनें, बिजनेस साझा, रहना सहना साझा, सास ससुर रूढ़ियों के गुलाम। बाद में भाई भाई का मनमुटाव, आपसी ईर्ष्या द्वेष, बंटवारा, जीवन की भोर में ही असह्य कटुता। हम दोनों ने निश्चय किया कि हमारे एक ही संतान होगी। सौभाग्य से ईश्वर ने हमें एक पुत्र दिया, सुंदर स्वस्थ व मेधावी। हमने उसका नाम रखा गोविंद। परिवार से अलग हमने अपना खुद का कारोबार खोला, खूब चला। मेरा बेटा सदा अव्वल नंबर लाता, पढ़ाई में भी और खेल कूद में भी। उसके दोस्तों से हमारा आंगन सदा गुलजार रहता। मेरे पति उसके पिता कम मित्र अधिक थे। शाम को जब वे घर पर होते, खूब हंसी मजाक बहस नोक झोंक होती। पढ़ाई ख़त्म करते ही उसे उसी कॉलेज ने फिजिक्स का लेक्चरर बना दिया। उसने अपने ही प्रयत्न से बॉस्टन में दाखिला करवा लिया। वो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना चाहता था। हम इस खुशी में उसके जन्मदिन पर मसूरी दिखाने ले गए। साथ में निखिल भी था, वही जिसने सरदार जी का ढाबा बताया था। कैंपटी फॉल देखकर बोला कि बापा ये कुछ नहीं, मैं आपको न्यागरा फॉल दिखलाऊंगा, बॉस्टन के पास ही है। एक बार फिर उनका गला भर आया। धार धार आंसुओं के बीच वो मुश्किल से बोल पाई। बस उसी के बाद वो हमें सदा के लिए छोड़ गया। सुनकर मुझे लगा कि नायग्रा फॉल जम गया है। उनके शब्द जड़ होकर हवा में तैर रहे हैं और मैं बार बार उन्हें जोड़कर पढ़ रही हूँ। मेरे चारों ओर पानी की चौड़ी चौड़ी धाराएं विशाल हिमलंब बनकर लटक गई हैं। झील का बहाव ग्लेशियर बन गया है कि लोग उस पर चल सकें। शांता बहन के दिल में पसरी मौत ने हजारों टन पानी के बहाव को स्तब्ध कर दिया। लगा कि ये लाखों किलोवाट का विद्युत संचरण अचानक फ्यूज हो गया है। मेरी डबडबाई आंखों में सब डूबने उतराने लगा। आपको भी मैंने उदास कर दिया, क्या करूं? बस तभी से ये ऐसे चिड़चिड़े हो गए हैं। कब इनका मानसिक संतुलन किस ओर झुकेगा कहना कठिन है। हाथ में आई खुशी जितनी लुभावनी होती है, अंदर की व्यथा उसे उतना ही अस्वीकार करती है। इन्हें संभालने के लिए मैं स्वयं स्थिर चित्त बनी रहती हूँ। स्त्री को ही एडजस्ट करना पड़ता है। प्रेम क्या फूलों और शोखियों की मदिरा है? नहीं, हरगिज नहीं। प्रेम फूलों और शिलाओं का रस है। पहले मैं फूल थी और वो मेरी धरा, अब वो द्रवित हैं और मैं शिला। आप शिला? अभी मेरे आने से पहले? गोविंद था मेरे पास। मुंह घुमाकर दूर देखते हुए उन्होंने कहा। लगा कि वही हमें बुलाकर ये सब दिखा रहा है। उसके दोस्त निखिल ने ही हमारा प्रोग्राम सेट किया और हमें यहाँ भेजा, मेरे पति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। उसका मानना है कि गोविंद जो कुछ अपने जीवन में करना चाहता था वो सब हमें करना चाहिए। गोविंद की आत्मा की शांति के लिए ही मैं यहाँ आई। शांता बहन का आंसू भरा चेहरा बाहर के सुंदर वातावरण से मैच नहीं कर रहा था। उनको मैं प्रसाधन कक्ष की ओर ले गई कि पानी पीकर स्वस्थ हो सकें। कदाचित उन्हें अपने पति के साथ होना चाहिए था। इतनी बड़ी त्रासदी वो मिलजुल कर बांट लें, यही ठीक होगा। वो अभी अंदर ही थी। मैं थक कर एक बेंच पर बैठ गई। वहीं कुछ शिलाओं की ओट से किसी के हिंदी में बोलने की आवाज़ आई। साली को हनीमून चढ़ाए इस उम्र में फ़ोटो खिंचा लो।
पनौती साली सब खा गई, मेरा बेटा भी। क्या जुबान चलाती है, सुसाइड करेगी। मरना है तो खड़ी क्यों है, कूद जाना। एक रोटी ही तो मांगता हूँ, वो भी इसे नहीं बनानी। मुझे खाते नहीं देख सकती, मरना था तो घर में मरती। ये नायग्रा फॉल आने की क्या ज़रूरत है। मैंने झांक कर देखा तो सचमुच गोकुलदास भावे को शिलाओं के बीच छुपकर बैठे हुए पाया। कैसे दुख इंसान को क्या से क्या बना देता है। पेटूपन, अकेले बड़बड़ाना, झूठा गुस्सा करके बाहरी दुनिया को नकारना आदि सब लक्षण अवसाद के मानसिक रोग के समझ आए मुझे। मैंने उनके सामने जाकर नमस्ते की तो वो वापस धरती पर उतर आए। कपड़े झाड़ कर उठे और खिसियाने से बोले, सब लोग आ गए, चलने का समय हो गया। नहीं, अभी करीब 1 घंटा और बाकी है। आप फॉल नहीं देखेंगे? क्या देखना है फॉल में? अपना चचाई फॉल क्या कम है, धुआंधार की शोभा क्या कम है। ये सब ओछे लोगों के चोचले हैं, पैसे की बर्बादी। हमारे देश में क्या नहीं है तो, पर जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो पत्नी का साथ निभाना चाहिए। आपका जन्मदिन है, बहन ने बताया, उसी के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ आए हैं। खुशी का दिन है। सब खुशी मालिक के हाथ में है। मुझे अब केवल राम भजन करना अच्छा लगता है। मैंने बच्चों की तरह उनका हाथ पकड़कर दुलार से कहा, आइए मेरे साथ। भगवान का बनाया एक और करिश्मा देखिए। सब नदियाँ गंगा के समान ही पवित्र हैं, सब मनुष्यों का पोषण करती हैं। चलिए प्रणाम करिए। वो रुआंसे से मेरे साथ चलने लगे। सारे टेरेस का चक्कर लगाया। बोले, 20 साल पहले हमारा जवान बेटा मर गया। उसे पेट का रोग लगा था, पर वो उससे नहीं मरा। साले डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे हृदय की गति रुक गई। तभी से मेरा मन कहीं नहीं रमता। आपसे कहीं ज़्यादा दुख तो शांता बहन को होता होगा, जिसने उसे जन्म दिया। पर ये तो तगड़ी है ना, सब कुछ संभाल लेती है, जरा विचलित नहीं होती। कहाँ, आपसे तो आधी है देह उनकी। हाँ, पर उसका मानसिक बल बहुत है, इच्छा शक्ति। फिर भी तो आप उनसे झगड़ते रहते हैं। मैं नहीं, वही मेरी कोई बात नहीं मानती है। आप मानते हैं क्या? उनके साथ आपने फॉल देखा? यहाँ आकर क्या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा? लगा। उनकी आवाज़ कुछ नरम पड़ गई। शायद मन का तनाव कम हुआ। कहने लगे, झगड़ा बताऊं क्या है? मेरा मशीन के पुर्जे बनाने का कारखाना है, हम दोनों चलाते हैं। मैं देश परदेश जाकर ऑर्डर लाता हूँ, ये ऑफिस संभालती है। मुझसे ज़्यादा होशियार है, परंतु मुझे अब किसी को तो बैठाना है ना। लड़का तो मर गया, भाई के 2 बच्चे हैं। लड़का होनहार नहीं है, बिगड़ा है बहुत। ये लड़की है, 20 सालों से यहीं रह रही है, पीछे 9/11 के बाद से। आपको तो पता ही है कि कितना डिप्रेशन आया है। इसका पति बैंक में था, बेचारा ले ऑफ हो गया। मैं चाहता हूँ कि उसे भारत ले जाकर जमा दूँ, पर ये मना करती है। आपने कभी उनसे पूछा कि वो किसे देना चाहती है? देने की तो बात ही मत करो इस स्त्री से। कहती है कि बेटे के नाम से स्कूल खोलेगी। वो साइंस का टीचर था, उसका सारा हक विद्या में जाना चाहिए। बस ससुराल के नाम से चिढ़ जाती है। मुझे आत्महत्या की धमकी दी। पति की रोटी लुढ़का कर शहीद होना चाहती है। आपको अपनी रोटी की शायद ज़्यादा चिंता है, उनके मरने का गम नहीं है ना। वो ना खिलाए तो मुझे कुछ पछता है क्या? देखा नहीं मेरा क्या हाल हुआ। वो मर जाएगी तब मैं क्या जिंदा रह पाऊँगा? तब तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। कैसे मान लूँ? सुनंदा भी तो मेरी बेटी है। उसका पति बेकार बैठा रहे तो क्या चैन पड़ेगा इसे? अच्छा, एक बात खूब ठंडे दिल से सोच कर बताइए। पिछले 20 साल से सुनंदा कितनी बार आपके पास बेलगाम आकर रही है? वो भी नौकरी करती है, 3-4 वर्ष में आ जाती है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें हॉलीडे पर भी तो जाना होता है, इसलिए भारत कम आती है, ज़्यादातर अकेली। वो बड़ा समझा समझा कर दलील दे रहे थे। गोया पिछले 20 वर्षों में 20 दिन भी वो लोग बेलगाम में नहीं रहे आकर। परंतु वो आपकी अपनी है। और शांता बहन चिर पर आई। वो जैसे अपने ही अखाड़े में पिछाड़ दिए गए थे। मेरा मुंह देखने लगे। मैंने धर लिया। मिस्टर भावे, मेर तेर की बहस छोड़कर जरा वास्तविकता को पढ़िए। शांता बहन पूरे उद्योग की कर्णधार हैं, ये अभी आपने ही बताया। जवान बेटा खोकर उनका मन भी तो टूट ही चुका था।
परंतु उन्होंने पूरे मनोयोग से अपनी ताकत अपने बिजनेस में लगा दी। आपको समझ नहीं आया कि उनके परिश्रम के पीछे उनकी प्रेरणा क्या है। वो स्कूल क्यों बनाना चाहती हैं? क्योंकि जो स्वप्न उनके पुत्र ने देखा था उसे वे साकार करना चाहती हैं। उनमें जो आहत माँ है, जो अपने पुत्र को चिरंजीवी देखना चाहती है, उसे नहीं देख सके आप? सुनंदा शादी के बाद से यहीं बसी है। उसके दोनों बच्चे यहीं जन्मे पले, हृदय से अमेरिकन हैं। अभी आपने ही बतलाया कि उन्हें भारत आना अच्छा नहीं लगता। भारत के एक छोटे से शहर में वो कभी भी नहीं रम पाएंगे। दूसरे उसका पति, वो क्या आपके खून का रिश्ता है? सब ले देकर वापस यहीं लौट आएगा। आज नहीं तो कल उसे दूसरी नौकरी तो मिल ही जाएगी। बड़ी बात यह है कि आप पुरानी चाल के विचार रखते हैं। खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। पति भक्ति का कोई मूल्य नहीं। इसका मतलब आप उनसे प्रेम नहीं करते? मेरी बात स्विच पर उंगली की तरह पड़ी। वो चौंक कर बोले, हैं? है ना? हड़बड़ा कर चारों ओर देखा। शांता बहन कहीं नजर नहीं आई। घबरा कर चीखे, शांता, शांता! आपने कहीं देखा क्या उसे? कहती थी यहीं कूद कर जान दे देगी। बहुत पक्की है अपनी बात की। अरे ढूंढो उसे, जल्दी करो। इधर से उधर भागने में गोकुल दास पसीना पसीना हो गए। सहसा उनकी नज़र टॉयलेट के बाहर आती पत्नी पर पड़ी। वो बिना हमारी ओर देखे तीर से उस ओर भागे। उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर बोले, चलो हम लोग मोटर बोट में बैठकर नायग्रा फॉल में नहाएंगे। ये भी गंगा स्नान जैसा ही है। अभी आपने सुनी कादम्बरी मेहरा जी की लिखी हुई एक मार्मिक, दिल को छू लेने वाली कहानी चिर पर आई। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।